ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप और परिवार से बिछड़ गया था। कई महीने तक अलग अलग शहरों की सड़कों पर रोता हुआ अपनी माँ और भाइयों को ढूंढता रहा। इस दरमियान कोई कुछ खाने को दे देता तो खाता, वरना भूखा ही रहता। सही तरीके से बोल भी नहीं पाता था। यहाँ तक कि माँ बाप और गांव का नाम भी उसे याद नहीं था। दोस्तों, सीधे लफ्ज़ों में कहें तो शेरू को अपने माँ बाप से मिलने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद शेरू की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शेरू इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और गायब होने के ठीक 25 साल बाद, जब शेरू की उम्र 30 साल हो चुकी थी, अपनी माँ को तलाश करता हुआ इंडिया में अपनी माँ के पास पहुँच गया। और अब 30 साल का शेरू आंसुओं से भरी हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था तो माँ बिना कुछ सोचे समझे शेरू को अपने सीने से लगा लेती है। आंखों ही आंखों में माँ बेटे एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे, लेकिन उनके दरमियान जबान की दीवार खड़ी हो चुकी थी। शेरू 5 साल की टूटी फूटी हिंदी भूलकर अब सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शेरू की माँ अंग्रेजी जबान से बिल्कुल अनजान थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखें भर आएंगी। तो आखिर कैसे हुआ ये सब, पूरी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1987 में। मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में एक बेहद गरीब फैमिली रहा करती थी। बाप का नाम मुंशी खान तो माँ का नाम कमला था। मुंशी खान के 3 बेटे गुड्डू, कल्लू और शेरू, जबकि एक बेटी भी थी जिसका नाम शकीला था। तीनों भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू था जिसकी उम्र 9 साल थी, जबकि सबसे छोटे भाई शेरू की उम्र सिर्फ 5 साल थी। 1985 में दूसरी शादी करने के बाद मुंशी खान अपने परिवार से अलग रहने लगा। मुंशी के घर छोड़ते ही सारी जिम्मेदारी अब कमला पर आ गई थी। मेहनत मजदूरी करने के बाद कमला बड़ी ही मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश कर पा रही थी। गुड्डू की उम्र सिर्फ 9 साल थी, मगर इस कम उम्र में भी वो सोचता था कि मेहनत मजदूरी किया जाए, इसीलिए वो माँ के कामों में उसका हाथ भी बटाता था। गुड्डू के गांव से सटे ही एक रेलवे स्टेशन था। गुड्डू अक्सर रेलवे स्टेशन पर जाता, फिर पटरियों पर और ट्रेन में सिक्के वगैरह ढूंढा करता। शेरू अपने बड़े भाई गुड्डू से बेहद करीब था, इसलिए गुड्डू के साथ वो भी रेलवे स्टेशन चला जाता और इस तरह ये लोग कई बार रेलवे स्टेशन पर जा चुके थे। 1987 में ये दोनों भाई सिक्के की तलाश में रेलवे स्टेशन जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ कुछ मिलता नहीं है, जिसके बाद वो सिक्के की तलाश में ट्रेन पकड़कर अगले स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं कि चलो वहाँ तलाश करेंगे। क्योंकि घर के पास वाले स्टेशन पर सिक्के न मिलने के बाद वो कई बार दूसरे स्टेशन जा चुके थे। ट्रेन में बैठते ही शेरू को नींद आ जाती है और वो अपने भाई गुड्डू से कहता है कि भाई स्टेशन आ जाए तो मुझे जगा देना। कुछ देर बाद शेरू की आंख खुलती है। शेरू गुड्डू को तलाश करता है, मगर गुड्डू कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद फिर वो सो जाता है इस उम्मीद पर कि गुड्डू भाई आकर उसे तलाश कर लेंगे। लेकिन अब जो सोता है तो शेरू पूरी रात सोता रहता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर वो अपने भाई गुड्डू को तलाश करने लगता है। शेरू अब एक अनजान शहर में पहुंच चुका था। अनजान शहर को देख वो रो भी रहा था, मगर अपने भाई को तलाश भी कर रहा था। 5 साल के मासूम बच्चे को रोता हुआ अकेला देखकर कई लोग उससे पूछते भी हैं, मगर उसे अपनी माँ तक का नाम भी मालूम नहीं था। और आखिर शाम को वो एक ट्रेन में बैठ जाता है कि सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगली सुबह घर पहुंचने के बजाय वो कोलकाता पहुंच चुका था। अब कई दिनों तक रेलवे लाइन और स्टेशन पर अपने भाई गुड्डू को वो ढूंढता रहा। इस दरमियान उसे कोई खाने को दे देता तो खाता, वरना भूखा ही रहता और अपने भाई को तलाश करता रहता। तभी एक शरीफ आदमी शेरू को रेलवे ट्रैक पर रोता हुआ देखकर उससे पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन शेरू अपने और अपने भाई के नाम के अलावा कुछ भी नहीं बता पाता, जिसके बाद वो आदमी शेरू को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर पुलिस शेरू को एक एडॉप्शन सेंटर में डाल देती है। एडॉप्शन सेंटर यानी गोद लेने की जगह। जिन लोगों के पास अपने बच्चे नहीं होते या वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ऐसे लोग एडॉप्शन सेंटर से पूरी कागजी कार्रवाई के साथ बच्चों को गोद लेते हैं। अब एडॉप्शन सेंटर में शेरू को खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, मगर अब भी वो अपने भाई गुड्डू को तलाश करता रहता है। तभी उस एडॉप्शन सेंटर में काम कर रहे एक स्टाफ शेरू की मुलाकात 2 अंग्रेज से करवाता है। ये दोनों पति पत्नी ऑस्ट्रेलिया से थे, जिनका नाम जॉन और सू था।
ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से बच्चे को गोद लेने के लिए आए थे। सेंटर का स्टाफ शेरू से कहता है कि अब ये दोनों तुम्हारे नए माँ बाप हैं। जिसके बाद जॉन और सू पूरी कागजी कार्रवाई के बाद शेरू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शेरू को खिलाते पिलाते भी हैं। अब शेरू भी खुश हो चुका था क्योंकि उसे एक सहारा मिल चुका था। अब शेरू पहली बार प्लेन में बैठकर अपने नए माँ बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। कहते हैं कि शेरू के पिता जॉन एक बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। जॉन और सू शेरू का हर तरह से ख्याल रखते हैं, उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उसके कमरे में तरह तरह के खिलौने और शेरू की हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। साथ ही शेरू के कमरे में एक इंडिया का नक्शा भी डाल देते हैं। अब शेरू धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। शेरू का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया जाता है। वक्त गुजरता रहता है और 2009 में वो ग्रेजुएशन पास कर जाता है। अब शेरू की उम्र 27 साल हो चुकी थी। शेरू अपनी सारी पुरानी यादें भुला चुका था, मगर कुछ चीजें अभी भी उसे याद थीं। अपनी माँ और भाइयों के चेहरे और उसके गांव से सटे रेलवे स्टेशन का नक्शा। जिस रेलवे स्टेशन से सटा एक तालाब था, जिसके बगल में एक पहाड़ नुमा टीला सा था, जिस टीले के ऊपर वो खेला करता था। और स्टेशन से सटी हुई एक फैक्ट्री और पानी की टंकी भी थी। ये सारी चीज़ें उसे याद थी, मगर अपने गांव का नाम, स्टेशन का नाम, यहाँ तक कि वो हिंदी बोलना भी भूल चुका था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हमेशा उसे अपनी माँ और अपने भाइयों की याद आती रही और आखिर 2009 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद उसने एक फ़ैसला लिया कि वो इंडिया में अपने माँ बाप और भाइयों को तलाश करेगा। कहते हैं कि शेरू अपने पिता की कंपनी में काम भी करता और कंपनी के काम पूरी करने के बाद गूगल अर्थ के जरिए अपने घर को तलाश भी करता। शेरू को याद था कि उसके माता पिता कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया लेकर आए थे। सबसे पहले उसने कोलकाता के अगल बगल में तलाश करना शुरू किया, मगर कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसे याद आया कि शाम को ट्रेन में बैठने के बाद वो सुबह कोलकाता पहुंचा था, तो इस तरह कोलकाता से उसके घर की दूरी 10 से 12 घंटे की थी। अब शेरू ने कोलकाता को सेंटर बनाया और कोलकाता से जिन जिन जगहों पर 10 से 12 घंटे में पहुंचा जा सकता था, उन तमाम जगहों को खंगालना शुरू कर दिया, मगर कोई फायदा नहीं। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते 2009 से अब 2012 आ चुका था। कहते हैं कि शेरू की एक गर्लफ्रेंड थी जिसके घर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी। अब एक बार फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर हाई स्पीड इंटरनेट पर अपने घर को तलाश करना शुरू कर दिया। इस दरमियान उसने अपने कई इंडियन दोस्तों से 1987 में ट्रेन की रफ्तार को लेकर मदद भी मांगी और उसे पता चला कि कोलकाता से उसके घर की दूरी 10 से 12 घंटे की है और फिर उसने घंटों तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन तलाश करते हुए उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी जिसका नाम था बुरहानपुर। उसने सबसे पहले बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर जूम करना शुरू किया। कहते हैं कि जूम करते ही उसकी सारी यादें ताज़ा होने लगी, क्योंकि ये वही रेलवे स्टेशन था जहां ये सिक्के ढूंढने जाया करता था। उस रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा पहाड़ था, एक तालाब था, तो वहीं एक फैक्ट्री और पानी की टंकी भी थी। जिसके बाद उसने यूट्यूब और दोस्तों के जरिए उस इलाके की छानबीन करनी शुरू कर दी, तो पता चला कि बुरहानपुर खंडवा इलाके के आसपास ही है, लेकिन एग्जिट उसे अपने गांव का नाम अब भी पता नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसके गांव का नाम जी से शुरू होता है। फिर उसने उस इलाके के आसपास जी से शुरू होने वाले गांव का नाम तलाशना शुरू किया। जी से कई गांव के नाम उसके सामने आए, मगर ये सबको रिजेक्ट करता गया और आखिर अचानक उसके सामने एक नाम ऐसा भी आया जिसे देखते ही उसकी आंखें चमकने लगी। उस गांव का नाम था गणेश तलाई। गणेश तलाई नाम को पढ़ते ही उसकी यादें अब पूरी तरह से ताज़ा हो चुकी थी। गणेश तलाई को उसने जूम करना शुरू किया और फिर उस गांव की गलियों में बिताई गई 5 सालों की कुछ यादें कहीं न कहीं आज भी उसके दिमाग में बाकी थी। और आखिर 3 साल की मेहनत रंग लाई और शेरू को अपने घर का पता मिल ही गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में उसके ऑस्ट्रेलियन माता पिता को कुछ भी नहीं पता था कि शेरू अपने इंडियन माँ बाप को तलाश कर रहा है। शेरू ने अपने माता पिता को ये बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें बुरा न लगे, और आखिर ऑस्ट्रेलिया आने के पूरे 25 साल बाद उसने फैसला किया कि अब वो इंडिया जाएगा, अपने माँ बाप और भाई बहनों को तलाश करेगा। कहते हैं कि 10 फरवरी 2012 को शेरू प्लेन से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है। फिर वहां से ट्रेन के जरिए बुरहानपुर स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पहुंचते ही उसके बचपन की यादें ताज़ा होने लगती हैं। ये वही रेलवे स्टेशन था जहां शेरू खेलने और सिक्के की तलाश में आया करता था। स्टेशन पर एक छोटा सा पहाड़, एक तालाब, पानी की टंकी सब मौजूद था। अब शेरू के कदम खुद ब खुद वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ चलने के बाद वो अपने गाँव में पहुँच जाता है।
चलते चलते अचानक एक खपड़ेल का मकान देखकर वो रुक जाता है और वहीं खड़ा होकर उस घर को गौर से देखने लगता है। वहीं पास में बैठी एक औरत शेरू को गौर से देखने लगती है। औरत को अजीब भी लगता है कि एक आदमी सूट बूट पहने हुए इस घर को क्यों घूर रहा है। वो औरत शेरू के पास जाकर उससे कुछ पूछती है। शेरू भी अंग्रेजी में कुछ बोलता है, मगर शेरू को न हिंदी समझ में आ रही थी तो उस औरत को अंग्रेजी। तभी वो औरत एक अंग्रेजी बोलने वाले को बुलाती है। फिर शेरू अपने बारे में बताता है कि आई एम शेरू, मैं बचपन में खो गया था। फिर वो अपने बचपन की एक फ़ोटो दिखाता है। शेरू नाम सुनते ही एक आदमी चौंक जाता है और फिर शेरू को अपने साथ वहाँ से कुछ दूर एक घर में ले जाता है और कहता है कि ये है तुम्हारा घर। उस घर में 3 औरतें बैठी हुई थी। उन तीनों औरतों की तरफ इशारा करते हुए वो शख्स शेरू से कहता है कि इन्हीं तीनों में से एक तुम्हारी माँ है। शेरू पहली और दूसरी औरत को देख कर कहता है कि नो, ये मेरी माँ नहीं। फिर शेरू की नज़र तीसरी औरत पर जाती है और शेरू उसे गौर से देखने लगता है। तभी तीसरी औरत बिना कुछ सोचे समझे शेरू को अपने सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर शेरू भी रोने लगता है। कुछ देर बाद जब माँ बेटे अलग होते हैं और एक दूसरे अपने बारे में बताना चाहते हैं, मगर उनके दरमियान ज़बान की दीवार खड़ी हो चुकी थी। शेरू को हिंदी समझ नहीं आ रही थी तो परिवार के लोगों को अंग्रेजी। सारी चीज़ों का इजहार आंसुओं और भावनाओं से हो रही थी। ज़बान कोई नहीं समझ रहा था। तभी एक शख्स शेरू की माँ से पूछता है कि आपने इतनी जल्दी बिना कुछ सोचे और समझे अपने बेटे को कैसे पहचान लिया। मानता हूँ बचपन में आपने इसे देखा था, मगर जवान होने के बाद इसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। तभी शेरू की माँ कमला कहती है कि बचपन में टीले से गिरने के बाद इसके सर पर एक निशान आ गया था, जो निशान आज भी मौजूद है, लेकिन माँ तो अपने बच्चे की खुशबू से उसे पहचान लेती है। फिर अंग्रेजी के एक अच्छे टीचर को बुलाया जाता है जो ट्रांसलेटर का काम करता है और एक की बात दूसरे को समझाता है। अब एक एक कर शेरू की माँ पूरे परिवार से मिलाती है। कल्लू और शकीला की शादी हो चुकी थी। शेरू उनके बच्चों से भी मिलता है, लेकिन उन सबसे मिलने के दरमियान शेरू की नज़रें एक शख्स को तलाश कर रही थी और वो था उसका बड़ा भाई गुड्डू। सबसे मिलने के बाद शेरू अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है। गुड्डू का नाम सुनते ही माँ के आंखों में आंसू भर आता है। फिर कमला शेरू को बताती है कि तुम्हारे गायब होने के ठीक 1 महीने के बाद गुड्डू की लाश रेलवे ट्रैक से मिली थी। ये बात सुनकर शेरू भी रो देता है, जिसके बाद शेरू पूरे 11 दिन अपनी माँ और परिवार के साथ गुजारता है। इस दरमियान ऑस्ट्रेलिया अपने माता पिता को फ़ोन लगाता है। सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगता है और फिर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। मुझे मेरी माँ और परिवार के लोग मिल चुके हैं और अब जल्द ही मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ। जिसके बाद शेरू के ऑस्ट्रेलियन माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम पहले से मुझे बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता और तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। काश इस खुशी के मौके पर हम भी तुम्हारे साथ होते, लेकिन बेटा जल्दी आना। कहते हैं कि शेरू ने 11 दिनों में माँ के लिए एक नया घर भी बनवाया और फिर माँ से वादा किया कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए माँ को भी कहा, मगर माँ तैयार नहीं हुई। कहते हैं कि शेरू आज भी अपनी माँ के लिए हर महीने पैसे भेजता है और सब खुश हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी एक ऐसे बेटे की जो सारी चीज़ें भूलने के बाद भी जब ठान लिया कि अपनी माँ और भाइयों से मिलूंगा, और उसने ये करके भी दिखा दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।